अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है फॉर्मर आईपीएस विक्रम सिंह साहब ने। बहुत खुशी से टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और वालेकुम सलाम, जय हिंद। आपने खिदमत का मौका दिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। और सर आपसे हम यही बात करना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि चाहे बर्मिंघम हो और दूसरी जगहों पे एक बार अजीब सी सिचुएशन क्रिएट की हुई है, जिसमें कि मुस्लिम्स और हिंदू क्लैशेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आपके ख्याल से ऐसा क्यों हुआ और वहाँ के जो पुलिस है या वहाँ के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? आरजू साहिबा, आपका फिक्रमंद होना बिल्कुल नेचुरल है और आप ऐसी संजीदा और सबके लिए हमदर्द हमदर्दी आपकी यूएसपी है। तो जो हालात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है और जैसे हालात बन रहे हैं और जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, उसके छींटे और उसका रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। और अगर वहां पर बर्मिंघम में हुआ है, लेस्टर में हुआ है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि फिक्रमंद आपको भी और सबको होना चाहिए जो अमन पसंद है। हम कहीं भी इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके की नफरत बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। अब अगर हम आते हैं बर्मिंघम के ऊपर, बर्मिंघम की अगर आप देख लें कि एक बड़ा शहर है इंग्लैंड का, 12 लाख से ऊपर की आबादी है। 12 लाख कहने को तो बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन अगर आप इसको उससे देखें तो मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, यहाँ के एक मोहल्ले की आबादी 12 लाख होगी। कराची के भी एक बड़े मोहल्ले की आबादी 12-14 लाख हो जाती है। और जो जुलूस और धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें ये बताया जाता गालिबन 200 लोगों के करीब थे। 200 लोग, तो यहाँ पर अगर जरा सा भी ट्रैफिक जैम हो जाता है तो 500 लोगों का इकट्ठा होना कोई मामूली सी बात होती है। 200 लोगों का इकट्ठा होना, मंदिर की दीवार पे चढ़ना, धमकी की बातें करना, ये चीजें बहुत ही, ये तो पाकिस्तान में भी गलत है, हिंदुस्तान में भी गलत है और इंग्लैंड में भी गलत है। लेकिन ये हुआ क्यों? अब इसकी अगर हम वजह बजाय आरजू साहिबा, तो ये बताया जाता है कि साध्वी रितंबरा, जो कि यहाँ का एक रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर है, उनकी तकरीर और उनका दौरा वहां पर होने वाला था। ठीक है, कोई बात नहीं। इंग्लैंड में जाहिर है कि बिला इजाजत के कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो सकती है। वहां पे इजाजत और परमिशन ली गई होंगी, तभी साध्वी रितंबरा जा रही थी। किसने वहां के नौजवानों को और किसने वहां के लोगों को भड़काया, वर्गलाया और इस तरीके की जो वायलेंस हुई, वो कम से कम इंग्लैंड के लिए तो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। और अनयूजुअल और आपत्तिजनक, और जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, हर जगह उसकी मजम्मत होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान में हो क्या पाकिस्तान में हो, हर जगह वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आरजू साहिबा, इसको लेकर के जो दीवार में चढ़ना, धमकाना, और सबसे जो शर्म की बात है, एक पुलिस फॉर्मर पुलिस अफसर होने के नाते मैं कहता हूं कि पुलिस बिल्कुल साइलेंट देखती रही। उन्होंने कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। यही चीज अगर हिंदुस्तान में हुई होती या पाकिस्तान में हुई होती तो ये समझा जा सकता है कि पुलिस फौरी एक्शन में कैसे आ जाती और किस तरीके से प्रोएक्टिव काम करके उनको कंट्रोल में कर लेती, सिचुएशन कंट्रोल में हो जाती। 200 लोगों को कंट्रोल करना हमारी पुलिस के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। रोज हम देखते हैं और एक एक जिले में ऐसे 10-10, 20-20 एजिटेशन होते हैं और पुलिस उनको हैंडल करती है। आपने ये भी गौर किया होगा कि और वहां की रिवायत भी यही है कि ब्रिटिश पुलिस नॉर्मली सिविल एजिटेशन में हथियार या इस तरीके की चीजें लेके नहीं चलती है। वो बिल्कुल बड़े इत्मीनान से वॉच कर रहे थे। लेकिन जो एक चीज अब जो आई, आपके शो से पहले मैंने देखा था सोशल मीडिया पे कि एक हजरत जिन्होंने ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया पे भड़काऊ बातें की थी, उनको लेस्टर शहर में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने भी इस तरीके की हेट स्पीच की थी और उनका एक बयान भी आया है 5 लाइन का, आरजू साहिबा, कि यहाँ की पुलिस और यहाँ की इंतजामिया इस तरीके की चीजों को जीरो टॉलरेंस रखती है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन हजरत ने जिन्होंने हेट स्पीच की थी आरजू साहिबा, इन्होंने अपना नाम पता नहीं दिया था, लेकिन फोटो की बुनियाद के ऊपर उनकी शिनाख्त की गई, शिनाख्त की बुनियाद के ऊपर उनकी गिरफ्तारी की गई और अब ये बताया जाता है कि उनसे गहराई से पूछताछ हो रही है और इसके बाद तफ्तीश से जो नतीजे निकलेंगे वो फिर सबके सामने होंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर बड़ी हैरत की बात है कि इतनी मॉडर्न कंट्री में और जहाँ पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहुत मिलजुल कर रहते हैं, बल्कि हर रिलीजन के लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ पर इस किस्म की बात हो, लेकिन बीच में पाकिस्तान का नाम लाया जा रहा है, बीच में आईएसआई का नाम लाया जा रहा है। और आपके मीडिया पर स्पेशली मैं कहूँगी
कि बार-बार ये डिबेट्स हुई, एक आध में तो खैर मैं खुद भी गई थी। तो ये हर जगह पे पाकिस्तान को लाए बगैर भी सर काम हो सकता है कि नहीं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं भारत के अंदर भी और दूसरी जगह भी जो जो इस किस्म की बातें कर सकते हैं, इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं। क्या आपके ख्याल से नहीं पाकिस्तानी ही हैं उसमें? आप क्या समझते हैं? उनसे बात फरमाया आपने। देखिए, इल्जाम लगाने से ज्यादा आसान काम दुनिया में कोई नहीं है। इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ के लगाए। बेहतर ये होता है सबूत की बुनियाद के ऊपर, हवा में नहीं, सबूत की बुनियाद के ऊपर, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर ये बात वहां की पुलिस कहती है। सर आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है, मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। सर मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। आजकल पाकिस्तान के अपने हालात कैसे हैं, तो उस सूरत में आपको लगता है कि कहीं से कोई किस्म की पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया गया है जो ये सब हंगामा हुआ है? आपने बचा फरमाया। देखिए, अगर इल्जाम, एक तो आवाम को लगाने से परहेज करना चाहिए, और अगर इल्जाम लगाएं तो ये बेहतर होगा कि वहां की मुकामी पुलिस या वहां की इंतजामिया इल्जाम लगाए, और सबूत की बुनियाद के ऊपर और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर। सिर्फ हवा में गांठ बांध लेना और सिर्फ इसलिए कि कोई चीज सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रही है तो और उसको लेकर के हम इल्जाम का दौर शुरू कर दे, वो मुनासिब नहीं है। ये संजीदगी मांगता है, ऐसा माहौल संजीदगी मांगता है, ऐसा माहौल मांगता है कि मरहम लगाने वाली बातें की जाए, न कि भड़काने वाली बातें। और अगर कोई आपके पास सबूत है, कोई चीज पुख्ता है, तो वहां की जो पुलिस है और तफ्तीश कुनिंदा है, उनको बताएं। आरोप और इल्जाम लगाने से परहेज करें, क्योंकि इल्जाम लगाने से किसका फायदा होगा? और भी ज्यादा इसमें नफरतें बढ़ेंगी और एक पैनिक का एटमॉस्फेयर बिल्डअप होगा, जिससे बेहतर होगा कि इससे परहेज करें। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते आप वो करें जो आपका फर्ज है, और ये कि अफवाहें न फैलाएं। अगर आपके पास सबूत हो तो जाकर के पुलिस के साथ उसको साझा कीजिए, और इसके बारे में कुछ सोच समझ के बात करनी चाहिए। सबूत किसी के पास हो, क्योंकि जब मैंने भी आपकी तरह बहुत खंगाला है सोशल मीडिया को, बहुत खंगाला है अखबारों को, अखबार बीनी बहुत की है, लेकिन मेरे सामने सबूत को लेकर के ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई जिसमें कोई रोशनी पड़ती हो कि इसमें किसी मुल्क का हाथ है। ये वहां की जिस तरीके से एक हजरत जो गिरफ्तार किए गए हैं लोकल लेवल के ऊपर, क्योंकि ये लोकलाइज चीज है बर्मिंघम और लेस्टर में, और बर्मिंघम लेस्टर में, क्योंकि अगर इसमें किसी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ होता तो ये फिर जो दंगा फसाद है ये बहुत फैला हुआ होता। ये मान लेना कि आईएसआई का भी हाथ है और आईएसआई सिर्फ 200 आदमी इकट्ठा कर पाया, वो शायद नादानी की बात होगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम एक मुल्क की अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है या है तो अगर हाथ लगाए कि 200 तो नहीं, कम से कम 1-2 जीरो तो और लग जाने चाहिए थे अगर करती। तो मैं ये नहीं कह रहा उसने किया है, कर सकती नहीं कर सकती है, इसके ऊपर मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर उसके पीछे कोई पावरफुल एजेंसी है तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ 200 लड़के इकट्ठा होंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर साथ-साथ अगर हम ये बात करें कि क्या इस तरह की सिचुएशन जैसी बनी थी, आप आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं या आपको लगता है कि अब कंट्रोल हो जाएगी? एक ख़ास किस्म की खौफ भी है लोगों में कि अब यहाँ पे भी शायद इसी किस्म का माहौल क्रिएट होने लगा है, क्योंकि पहले यूरोप वगैरह में हमने नहीं देखा। लोग बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि मिल-जुल कर रहते थे। तो अब ये सब वैसे, और इसके साथ-साथ ये सब कुछ करने का मकसद क्या है? क्या अचीव क्या किया जिस किसी ने ये किया उससे? आरजू साहिबा, आप भी इंग्लैंड कई बार गई होंगी, मैं भी कई बार गया हूं, और यूरोपियन कंट्रीज में आप भी गई होंगी, मैं भी गया हूं। इंग्लैंड इन मामलों में बहुत ही कंजर्वेटिव है, वो हालात को पकने देता है, और पकने के बाद ये मान के चलिए उनका डॉक्यूमेंटेशन, वो 3 टूल्स बहुत इस्तेमाल करता है। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, नंबर 3 सीसीटीवी डेटा बैंक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर्स। इसकी बुनियाद के ऊपर ये मान के चलिए कि जो 200 वहां पर हुजूम और हुरदंग करने वाले लोग थे, उनका पूरा डेटा इस वक्त लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस से लेकर के जो भी वहां की बर्मिंघम पुलिस, लेस्टर पुलिस होगी, मिडलैंड पुलिस है, उसके पास पूरा इनका ब्यौरा आ चुका होगा। और ये एशियन कंट्रीज में से नहीं है। अब ये मान के चलिए, आप खुदकशी का जज्बा न रखें,
क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी, अपने और औलाद के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ न करें। बैंक लोन से लेकर के नौकरी और बिजनेस और कहीं पर भी अगर जाएंगे तो ये अब पीछा छोड़ने वाला इन 200 लोगों का, अब ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इनका बैकग्राउंड, इनकी पूरी चीज परमानेंट रिकॉर्ड है और ये परमानेंट रिकॉर्ड ये मिटने वाला नहीं है। ये इन्होंने दरअसल एक तरीके रॉन्ग नंबर डायल कर दिए, अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इन्होंने खिलवाड़ की, जो कि अवॉइडेबल था। अब ये थे क्यों लोकल लेवल पे भी, क्या जिसको कहते हैं आरजू साहिबा, काबुल में क्या गधे नहीं होते? तो क्या इंग्लैंड में भी इस तरीके के लोग नहीं हैं जो नफरतों की दुकानें लगा करके, नफरत फैला करके अपनी दुकानें और अपनी जेबें गर्म करते हैं? न सिर्फ दुकानें चलाते हैं बल्कि जेबें गर्म करते हैं। ऐसे लोगों की तो बन आती है ऐसे में, ये मान के चलिए। ऐसे नफरत के बीज बोने के बाद बहुत लोगों की जेबें गर्म हो चुकी होंगी, भर चुकी होंगी और दुकानें चलने का बिल्कुल अपना इन्होंने इंतजाम करा लिया है। उनके तो चलिए 1% लोगों का तो भला हुआ, लेकिन 99% लोगों के ऊपर तो इन्होंने मुसीबत का पहाड़ तोड़ ही दिया। बिल्कुल जी। लेकिन सर साथ साथ आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या इन सबको डिपोर्ट कर देना चाहिए जहां जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस भी कंट्री से, वहां पे उन्हें वापस भेज दिया जाए, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि दोबारा इंग्लैंड में नहीं आ सकते या दोबारा उधर ट्रैवल नहीं कर सकते, वहां एंटर नहीं हो सकते? इस किस्म की कोई चीज होनी चाहिए क्या इनके साथ? इंग्लैंड थोड़ी कंजर्वेटिव कंट्री, लेकिन जैसे हालात बनते चले जा रहे हैं यूरोप में, खासकर फ्रांस में, हॉलैंड में, और इस आप देखेंगी आज नहीं तो कल इसकी नौबत आने वाली है। अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, कतर और बहरीन और सऊदीया में ये सिस्टम है कि ये इस तरीके की हिमाकत की और डिपोर्ट हुए, वीजा कैंसिल हुआ और पासपोर्ट जब्त हुआ और डिपोर्ट हुए, तो इसकी तैयारी मैं समझता हूं अभी तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही हालात हुए कि इन्होंने बर्मिंघम को बिल्कुल ऐसे ही हालात पैदा कर दिए कि जैसे कि मतलब मालूम पड़ता है कि उनके होम कंट्री में है, तो जाहिर है कि वहां की इंतजामिया इसको बर्दाश्त थोड़ी करेगी। वहां पे भी इसके बहुत सख्त कदम उठाने का इंतजाम ये लोग जरूर करेंगे, क्योंकि वहां पर जो ट्रायल कोर्ट्स होती हैं वो बहुत जल्दी काम करती हैं। इमीडिएटली इसके इम्कानात कम है, लेकिन अगर ऐसे ही हालात 12-14 महीने और रहे तो जरूर वहां पे कानून आएगा और इस तरीके की हरकतें करने वालों को वो क्यों पालेंगे अपने मुल्क में? वो कहेंगे ठीक है आप जाइए और अपने मुल्क में जा करके और दहशत और आंदोलन और इस तरीके के इजलास कीजिए। बिल्कुल सही सर। साथ साथ हम अगर आपसे ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे वहां पे एक कहना चाहिए कि प्रिंस चार्ल्स से किंग चार्ल्स फाइनली हो गए हैं और ये सब कुछ चेंजेस जो आए हैं वहां की गवर्नमेंट में या वहां की जो बादशाहत है उसमें, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या बदलाव आएगा या इससे क्या कुछ पॉजिटिव होगा या कुछ आप समझते हैं कुछ नहीं, जैसे पहले चल रहा था सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा? आरजू साहिबा, ब्रिटिश मोनार्की एक एस्टैब्लिश मोनार्की है और इसकी सैकड़ों साल की रिवायतें हैं। उन रिवायतों के मद्देनजर कम से कम इधर 200 सालों में मोनार्की का कोई बहुत सीधा कोई इंटरफियरेंस या इंटरवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, लेकिन मोनार्की की इज्जत बहुत है। जैसे आप देखिए क्वीन एलिजाबेथ की इज्जत बहुत थी और काबिल एहतराम थी। प्रिंस चार्ल्स अब किंग चार्ल्स हैं तो उनकी भी इज्जत बहुत है। उससे कोई बहुत बड़ा रद्दोबदल तो मुझे नहीं दिखता है, लेकिन हाँ ठीक है, एक स्टेबिलिटी और एक रिवायत का चलना ही अपने में दिखाता है कि जो लाकानूनियत के लिए उनके लिए जीरो टॉलरेंस थी वो आगे भी बनी रहेगी। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन वाहिद एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मजबूत है लेकिन लिखा पढ़ी में नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल। लेकिन सर फिर भी लोग अब ये समझ रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं यानी जो सिटीजन्स हैं इंग्लैंड के, वो अब वो उस बादशाहत वाली सिस्टम से थोड़े तंग लग रहे हैं और उस तरह से जो है वो किंग चार्ल्स जो है उनको भी देखा गया कि वो काफी, वो आपने भी हो सकता है वो वीडियो देखी हो कि वो पेन नहीं चल रहा था और एक अजीब किस्म का उनका बिहेवियर था। तो आप समझते हैं कि नहीं अब ये चीजें जो है कहीं पीछे चली जाएंगी और कुछ हम नया इंग्लैंड में देखने जा रहे हैं? देखिए अब जो बातें हैं बहुत तब्दीली आई है पिछले 20 सालों में, और किंग चार्ल्स के बारे में तो मुझे कहना नहीं चाहिए। उनकी जाती जिंदगी है, उनकी जाती जिंदगी को लेकर के बहुत नुक्ताचीनी हुई है, पहले भी हुई है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। उनकी जाती जिंदगी है, उनको मुबारक हो, लेकिन उनकी जाती जिंदगी को लेकर के न सिर्फ इंग्लैंड में पूरी दुनिया में उनकी नुक्ताचीनी की गई। इंग्लैंड में एक तबका है जो ये चाहता है कि अब रॉयल्टी को पेंशन दी जानी चाहिए। उनके जो बकिंगहम पैलेस है जिसमें मुझे बताया था गालिबन 200 बेडरूम है, वो म्यूजियम बन जाना चाहिए, और जो भी इनके माल असबाब और जो इनकी जो दौलत है
वो मुल्क के खजाने में जाना चाहिए। बहरहाल ये बातों का होना होगी तो नहीं, लेकिन इन बातों का होना ये सिर्फ दिखाता है कि आरजू साहिबा हवा किस तरफ बह रही है। अब वो जमाने चले गए जब मोनार्की वॉज एब्सोल्यूट, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये जो ब्रिटिश लॉ का एक वो फॉर्मूला होता था, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। आज किंग के बारे में नुक्ताचीनी, उनका क्रिटिसिज्म, उनके सैलरी अलाउंसेस, उनके एसेट्स को नेशनलाइज करने तक की बात हो रही थी, जो कि आज से 50 साल पहले नहीं होती थी। और अगर आज हो रही है तो ये बदलती हुई फिजा, बदलती हुई हवा और शायद ये तालीम का ये असर है कि लोग आज इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। और सर बहुत साल जो है वो ब्रिटिश ने जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान या समझे जैसे पूरे बड़े सगीर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो हुकूमत भी की। आपको लगता है कि अब इतने साल गुजर जाने के बाद हम उस गुलामी की सोच में से निकल पाए हैं? क्यों नहीं आरजू साहिबा, देखिए कॉमनवेल्थ में गालिबन 52 मुल्क थे, किसी का भी पार्टीशन नहीं हुआ। उन्होंने ये मेहरबानी हमारे ऊपर क्यों की, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मेहरबानी आखिर हमारे ऊपर क्यों, कि बड़े सगीर में पार्टीशन किया क्यों? पार्टीशन न करते तो शायद हम लोग बदस्तूर ज्यादा शायद हो सकता है क्या हमारा मुस्तकबिल रहता, लेकिन पार्टीशन करके उनके डिवाइड एंड रूल, क्योंकि अगर पार्टीशन करने का था तो पार्टीशन और भी बहुत जगह कर सकते थे, कि नहीं किया। ये मेहरबानी उन्होंने सिर्फ हमारे ऊपर की। लेकिन ये चीज भी देखने वाली है, लेकिन हाँ, उस विरासत से और उस बदनुमे तवारीख से आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आज आप खुद भी देखें, आपको जान के खुशी होगी, आपको मतलब आपसे सीखता हूं कि हिंदुस्तान का जीडीपी इंग्लैंड के जीडीपी से ज्यादा हो चुका है। बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया है। और मैं समझता हूं कि अगर मौका मिले तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अगर हिंदुस्तान अगर एक होते, कोई कॉन्फेडरेशन अगर होता, तो आज यहाँ की हिस्ट्री बिल्कुल अलग होती और बेहतर होती सर, इससे भी ज्यादा बेहतर होती अगर सब मिलजुल कर रह रहे होते तो। बेशक बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच आरजू साहिबा। खुदा हाफिज़। आदाब, जय हिंद।